हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट हाई में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स या जिसे हम एंटीबायोटिक्स भी कहते हैं। तो एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स या एंटीबायोटिक्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो या तो किल करें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या तो उनकी ग्रोथ को सप्रेस करें इन लो कंसंट्रेशन में, उसको हम कहते हैं एंटीबायोटिक्स। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक एंटीबायोटिक्स। सबसे पहले पढ़ते हैं हम सल्फोनामाइड्स क्या होते हैं। सल्फोनामाइड्स फर्स्ट एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स हैं जो इफेक्टिव अगेंस्ट है पैथोजेनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए। पहले डोमैग जो थे उन्होंने एक डाई ली थी जिसका नाम था प्रोटेंसिल रेड, या जिसे हम सल्फोनामाइडो क्राइसोडाइन भी कहते हैं। उन्होंने ट्रीट किया था एक्सपेरिमेंटली एक बीमारी को जो स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन से होती थी माइस में, और इस डाई ने इस स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन को ख़त्म किया। और उस दौरान इन्फेंट्स में भी एक स्टेफिलोकोकस सेप्टिसिमिया होता था। उस टाइम ये 100% फैटल थी, यानी कि जानलेवा थी ये बीमारी। तो इस डाई ने उसको भी क्या किया, ठीक किया, उस बीमारी से भी ठीक हुए। तो इससे हमें पता चला कि जो ये प्रोटीन रेड है ये बॉडी में ब्रेकअप हो गया, सल्फोनामाइड इसने रिलीज़ किया जो एक्टिव हो गया था फिर एंटी बैक्टीरियल एजेंट्स के लिए। ठीक है, तो यही मैंने लिखा है। सबसे पहले इसको डोमैग ने ट्रीट किया था स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन के लिए। और अब इसकी एग्जांपल शॉर्ट एक्टिंग के लिए सल्फाडायाजाइन है, और इंटरमीडिएट एक्शन के लिए सल्फामेथाक्साजोल है, और लॉन्ग एक्टिंग के लिए सल्फामेथोपेराजाइन है। ठीक है, और इनकी जो फंक्शन है सल्फोनामाइड्स की वो बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं, मतलब कि ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देते हैं। ठीक है, अब एक्शन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। ये पाबा की शक्ल इख्तियार करता है और ये इनहिबिट करता है फोलेट सिंथेसिस। मतलब मैं समझाता हूँ, बैक्टीरिया को अपना फोलिक एसिड बनाने के लिए पाबा की ज़रूरत पड़ती है। पाबा मतलब होता है पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड, और ये फोलिक एसिड बैक्टीरिया की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। जब ये फोलिक एसिड सिंथेसाइज करता है पाबा से तो एक एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है जिसका नाम है फोलेट सिंथेसिस। अब ये सल्फोनामाइड्स क्या करते हैं, इसका सिमिलर स्ट्रक्चर होता है पाबा के जैसा। बैक्टीरिया अपना फोलिक एसिड सिंथेसाइज करने के लिए इस पे एक्ट करता है, तो बैक्टीरिया में फोलिक एसिड नहीं बनता है जिससे मेटाबॉलिक एक्टिविटी सफ़र हो जाती हैं उस बैक्टीरिया में। सल्फोनामाइड्स का स्ट्रक्चर सेम होने की वजह से बैक्टीरिया धोखा खा जाता है, उसे लगता है कि यही पाबा है, हालांकि वो पाबा नहीं होता है, वो सल्फोनामाइड्स होता है, जिससे फिर फोलिक एसिड बैक्टीरिया में नहीं बनता है और फिर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज सफ़र हो जाती हैं। अब यूजेस हम किस किस में देते हैं इसे, ये हम क्रोनिक यूटीआई खासकर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में हम इसको देते हैं, गम इन्फेक्शन में देते हैं, फेरेंजाइटिस में इसको देते हैं। ये बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं लेकिन यूरिन में इसकी बैक्टीरियोसाइडल एक्टिविटी होती है। अब कुछ बैक्टीरिया रेजिस्टेंस दिखाते हैं अगेंस्ट द सल्फोनामाइड, खासकर जो है मोस्ट प्रोमिनेंट है गोनोकोका है, नीमोकोका है, स्टेफिलोऑरियस है, मेनिंजोकोकल है। ठीक है, शिजेलिया है, स्ट्रेप्टोपायरोजेनस है। तो ये रेजिस्टेंस दिखाते हैं सल्फोनामाइड्स में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इसके एडवर्स इफेक्ट्स, ये हाइपर सेंसिटिविटी करता है, हेपेटाइटिस करता है, हीमोलिसिस करता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा क्वाटरमाजोल। तो ये क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन होती है ट्राइमेथोर्पिम एंड सल्फामेथाक्साजोल की। ये सल्फामेथाक्साजोल क्या था, इंटरमीडिएट सल्फोनामाइड, अभी हमने पढ़ा। तो इन दोनों का मिक्सचर कहलाता है क्वाटरमाजोल। ठीक है, तो ये ट्राइमेथोर्पिन एक्चुअली क्या होता है, एंटी मलेरिया में हम इसको देते हैं। तो इन दोनों की कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, क्वाटरमाजोल। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसमें, इट इनहेबिट्स बैक्टीरियल डाइफोलेट रिडक्टेज। अब एक्चुअली क्या होता है, जो चूँकि हमने अभी देखा पाबा एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट होता है फोलिक एसिड बनने के लिए, पाबा चेंज हो जाता है डाइहाइड्रोफोलिक एसिड में इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फोलेट सिंथेज। ठीक है, उसके बाद जो डाइहाइड्रोफोलिक एसिड होता है वो चेंज हो जाता है डाइहाइड्रोफोलिक एसिड में इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज से। और अगर ऐसा होता है तो बैक्टीरिया अच्छे से सर्वाइव कर पाएगा। उसमें ये सारी प्रोसेसेस होती हैं, पहले पाबा कन्वर्ट हो जाता है डाइहाइड्रोफोलिक एसिड में इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फोलेट सिंथेज, उसके बाद डाइहाइड्रोफोलिक एसिड चेंज हो जाता है ट्राइहाइड्रोफोलिक एसिड में। अब इन दोनों ड्रग्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें। पाबा जब चेंज हो जाता है डाइहाइड्रोफोलिक एसिड में इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फोलेट सिंथेज से,
तो सल्फोनामाइड इस फोलेट सिंथेस एंजाइम को ही ब्लॉक कर देता है, जिससे पापा कन्वर्ट नहीं होता है डाइहाइड्रोफोलिक एसिड से। इसी तरह से ट्राइमेथॉर्फिन इस डाइहाइड्रोफोलिक एसिड को चेंज नहीं होने देता है ट्राइहाइड्रोफोलिक एसिड एंजाइम से, ये ब्लॉक कर देता है डाइहाइड्रोफोलिक एसिड रिडक्टेस एंजाइम को ही। ठीक है, तो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। अब यूजेस कहाँ कहाँ में इसको देते हैं हम, वही देते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में देते हैं, एक्यूट सिस्टाइटिस में देते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में देते हैं, डिसेंट्री में, टाइफाइड में इसको देते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके एडवर्स इफेक्ट्स देखते हैं। तो पहला वही नाशा, वोमिटिंग और स्टोमेटाइटिस इससे होता है, रैशेस भी होते हैं और एनीमिया भी होता है। एनीमिया इससे होता है क्योंकि फोलेट की डेफिशिएंसी होती है। ठीक है, मेगाब्लास्टिक एनीमिया खासकर इसमें हो जाता है। बोन मैरो टॉक्सिसिटी भी इसमें हो जाती है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्विनिलोन्स। ठीक है, क्विनिलोन्स ये सिंथेटिक एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स हैं और इनको क्विनिलोन्स क्यों नाम पड़ा, क्योंकि इनमें केमिकली जो स्ट्रक्चर पाया जाता है उस स्ट्रक्चर को हम क्विनिलोन बोलते हैं, इसलिए फिर इनको नाम पड़ा क्विनिलोन्स। आप इमेज में देख रहे होंगे ये स्ट्रक्चर है क्विनिलोन्स का। ठीक है, तो ये ज़्यादातर एक्टिव थे पहले ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज में, उसके बाद जब इसमें फ्लोरिनेटेड कंपाउंड्स ऐड किए गए, आगे हम देखेंगे अभी, तो फिर वो इनहेबिट करने लगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज को भी। ठीक है, दे इनहेबिट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, मैंने पहले ही बताया, लेकिन जब इसमें हमने फ्लोरिनेटेड कंपाउंड्स ऐड किए तो ग्राम पॉजिटिव भी करते हैं ये फिर। तो सबसे पहला मेंबर जो क्विनिलोन्स का है वो नेज़ेलिक एसिड है। ठीक है, जब भी क्विनिलोन्स हम पढ़ते हैं तो पहला मेंबर यही नेज़ेलिक एसिड ही है। अब ये नेज़ेलिक एसिड क्या करता है, ये इनहेबिट करता है डीएनए गायरेस, मतलब कि जो बैक्टीरियाज में डीएनए गायरेस एंजाइम होता है वो बैक्टीरिया को सर्वाइव करने में हेल्प करता है। अब ये उसी डीएनए गायरेस को इनहेबिट करता है और बैक्टीरिया मर जाता है, तो बैक्टीरियोसाइडल इसकी एक्टिविटी है क्विनिलोन्स की। ठीक है, अब यूजेस इसके यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में ज़्यादातर देते हैं और डायरिया में देते हैं। अब एडवर्स इफेक्ट्स, ये वर्टिगो करता है और सीजर करता है क्विनिलोन्स, ये इसके एडवर्स इफेक्ट्स हैं। अब ये और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है, ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है इन्फेंट्स में, ये हम इन्फेंट्स में नहीं दे सकते। अब देखते हैं फ्लोरोक्विनोल्स। अब जब हम इस क्विनिलोन को ऐड करते हैं, फ्लोरो मैंने पहले बोला फ्लोरो कंपाउंड, इसको ऐड करते हैं इस क्विनिलोन को, तब जाके ये देता है हमें फ्लोरोक्विनिलोन्स। ये थोड़ी सी स्पेलिंग गलत है, आप देख लीजिएगा। तो फ्लोरोक्विनोल्स बनता है क्विनिलोन्स। अब इससे पहले हमने पढ़ा क्विनोल स्ट्रक्चर था इसमें, अब क्विनिलोन को क्या हमने ऐड किया, फ्लोरीन, तो फ्लोरीन इसके स्ट्रक्चर में पाया जाता है, इसीलिए इसको कहा फिर फ्लोरोक्विनिलोन्स। ठीक है, तो ये भी क्या इसका भी सेम ही है, क्योंकि क्विनिलोन्स में आ जाता है तो ये इनहेबिट करता है डीएनए गायरेस एंजाइम बैक्टीरिया का। तो इसके दो जनरेशन्स हैं फ्लोरोक्विनोल्स के, दो जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन एंड सेकंड जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन की एग्जांपल्स आप देख लें, सिप्रोफ्लॉक्स है, ओफ्लॉक्सिन है, ठीक है, नॉरफ्लॉक्सिन है, पेफ्लोफ्लॉक्सिन। तो ये फर्स्ट जनरेशन फ्लोरोक्विनोल्स आते हैं। इनको हम डिटेल्स में यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, किसी दूसरे वीडियो में हम इसको अलग अलग करके पढ़ेंगे। आज हम जनरल कंसिडरेशन में इसको लेंगे। तो सेकंड जनरेशन की एग्जांपल आप देख लें, लिवोफ्लॉक्सिन है, मॉक्सिफ्लॉक्सिन है, लोमीफ्लॉक्सिन है, जमीफ्लॉक्सिन है, सिपियरफ्लॉक्सिन है, तो बहुत सारे हैं। अब इसके यूजेस क्या क्या हैं, वही होगा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में देते हैं, गोनोरिया में देते हैं, बैक्टीरियल गैस्ट्रोएंटराइटिस में देते हैं, टाइफाइड में इसको देते हैं। और इसके एडवर्स इफेक्ट्स जीआईटी प्रॉब्लम यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम इससे होती हैं, सीएनएस प्रॉब्लम होती है और हाइपर सेंसिटिविटी इससे होती है। इसको हम रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस में भी देते हैं, ट्यूबरकुलोसिस में भी दे सकते हैं, मेनिंजाइटिस में भी देते हैं। ठीक है, ये एडिशनल्स आप याद रख सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद हमने पढ़ना है बीटा लैक्टम एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं। अब इसको बीटा लैक्टम एंटीबॉडीज़ क्यों नाम पड़ा, क्योंकि इसके केमिकल स्ट्रक्चर में बीटा लैक्टम रिंग पाया जाता है। मैं आपको इमेज भी दिखाऊंगा साइड में, तो इसलिए इसका नाम पड़ा बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। बीटा लैक्टम में दो फार्म्स आते हैं, दो मेजर ग्रुप्स आते हैं, पेनिसिलिन एंड सेफेलोस्पोरिन्स। ठीक है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। अब पेनिसिलिन के बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए। इसको सबसे, ये
पहला डिस्कवर्ड किया गया फर्स्ट एंटीबायोटिक ऐसा है जिसको हमने यूज़ में लिया एज ए क्लिनिकली। ये ऑब्टेन हम करते हैं पेनिसिलिनम नोटाटम से, बट प्रेजेंट सोर्स इसका हाई यील्डिंग जो है वो पेनिसिलिन कार्बोजिनम है। ठीक है, तो ये यहाँ से हम ऑब्टेन करते हैं। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स ये इंटरफेयर करते हैं सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल, यानी कि जब बैक्टीरिया अपना सेल वॉल बनाता है उस दौरान ये उसकी सेल वॉल को ही बनने नहीं देता है। ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। चलिए अब थोड़ा सा मैं और बता दूं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। एक्चुअली बैक्टीरिया सिंथेसाइज करता है यूडीपी-एन एसिटाइल म्यूरमेरिक एसिड, पेंटापेप्टाइड जिसको हम कहते हैं पार्क न्यूक्लियोटाइड भी। तो बीटा लैक्टम है, ये क्या करता है, इस यूडीपी को ही स्प्लिट कर देता है। ठीक है, जिससे बैक्टीरिया की सेल वॉल की सिंथेसिस नहीं हो पाती और बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बहुत सारे फार्म्स हैं बीटा लैक्टम के। पहला है पेनिसिलिन जी। पेनिसिलिन जी इसको हम बेंजाइल पेनिसिलिन भी कहते हैं। ठीक है, ये नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। मैंने एंटीबॉडी दिया है यहाँ पे, एंटीबायोटिक याद रखें। नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है ये बीटा लैक्टम का। ये रेजिस्टेंस दिखाता है एक एंजाइम से जिसको हम कहते हैं पेनिसिलिनेस, यानी कि बैक्टीरिया एक एंजाइम रिलीज करता है पेनिसिलिनेस, जिससे ये रेजिस्टेंस दिखाता है पेनिसिलिन जी। अब ये हम यूज़ में लेते हैं मेनिंजोकोकल इन्फेक्शन, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन में, नीमोकोकल इन्फेक्शन में और गोनोरिया में भी इसको यूज़ में हम लेते हैं, और सिफेलिया डिजीज़ में भी इसको हम एज ए ट्रीट करते हैं पेनिसिलिन जी। लेकिन ये रेजिस्टेंस दिखाता है एंजाइम पेनिसिलिनेस से। उसके बाद आता है हमारा सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन्स। अब इस सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन्स क्या होते हैं? अभी हम पेनिसिलिन्स ही पढ़ रहे हैं, इसके बाद हमें सेफेलोस्पोरिन्स पढ़ने हैं। तो सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन्स वो होते हैं, ये जब हम प्रोड्यूस करते हैं तब बनाते हैं जब हम इस पेनिसिलिन जी को साइड में ऐड करते हैं कुछ चेन्स। तो पेनिसिलिन जी में जो पाई जाती हैं चेन वो बेंजाइल साइड चेन्स होती हैं, उसी को हम रिप्लेस करते हैं किसी स्पेसिफिक साइड चेन से, तो वही कहलाता है हमारा सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन। ठीक है, अब हमें पढ़ना है इसकी क्लासिफिकेशंस, पेनिसिलिन्स की क्लासिफिकेशंस। तो सबसे पहला है एसिड रेजिस्टेंट अल्टरनेटिव पेनिसिलिन जी। उसकी एग्जांपल्स आप यहाँ पे देख रहे हैं। फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन है। उसके बाद है पेनिसिलिनेस रेजिस्टेंट पेनिसिलिन्स, तो इसकी एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। क्लॉक्सलिन है, डाइक्लॉक्सलिन है, मिथिसिलिन और एक है। उसके बाद आते हैं एक्सटेंड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन्स, उसमें भी पहला आता है एमाइनो पेनिसिलिन्स, और एमाइनो पेनिसिलिन्स की एग्जांपल्स हैं हमारे पास एम्पिसिलिन, एमॉक्सिलिन। उसके बाद दूसरा आता है कार्बोक्सी पेनिसिलिन्स, और इसकी एग्जांपल्स हैं कार्बेंसिलिन। ठीक है, इसी तरह से सी है यूरिडोपेनिसिलिन्स, और इसकी एग्जांपल है पेप्रिसिलिन और मेजिलोसिलिन, इसकी दूसरी एग्जांपल है। ठीक है, तो ये हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं कि अकॉर्डिंग एसिड रेजिस्टेंट अगर कोई है, कोई बैक्टीरिया एसिड रेजिस्टेंट, तो उसके लिए ये दवाएं हम देते हैं। अगर कोई बैक्टीरिया पेनिसिलिनेस रेजिस्टेंट बन जाता है तो उसके लिए हम ये दवाएं देते हैं, क्लॉक्सलिन। ठीक है, तो इस तरह के हमने इसकी क्लासिफिकेशन यहाँ पे पढ़ रहे हैं। चलिए, और एक है बीटा लैक्टमेस इनहिबिटर। बीटा लैक्टमेस इनहिबिटर, उसकी एग्जांपल है कैल्वेनिक एसिड, साल्बेक्टम, टाजोबेक्टम। ठीक है, चलिए इसके यूजेस यूटीआई में देते हैं, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में देते हैं, मेनिंजाइटिस में देते हैं, गोनोरिया में देते हैं, एच पाइलरी में देते हैं, कोलिसिस्टाइटिस में इसको देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब। उसके बाद है हमारा सेफेलोस्पोरिन्स, इसका सेकंड पार्ट। ठीक है, तो ये ग्रुप ऑफ सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स होते हैं जो डेराइव किए जाते हैं सेफेलोस्पोरिन सी से, और ये ऑब्टेन किए जाते हैं एक फंगस से, उसका नाम है सेफेलोस्पोरियम। सेफेलोस्पोरियम फंगस से हम सेफेलोस्पोरिन्स ऑब्टेन करते हैं। अब ये केमिकली रिलेटेड होते हैं, पेनिसिलिन्स की तरह केमिकली होते हैं, लेकिन इसके न्यूक्लियस में बीटा लैक्टम रिंग में फ्यूज़ होता है, और एक चीज़ उसको हम कहते हैं डाइहाइड्रोथायाजीन रिंग। ठीक है, इसीलिए फिर इसको थोड़ा सा डिफरेंट नेम पड़ा सेफेलोस्पोरिन। तो बीटा लैक्टम रिंग के अलावा यानी कि उसके साथ फ्यूज़ क्या होता है, डाइहाइड्रोथायाजीन रिंग एडेड होता है इसके साथ, और ये सारे सेफेलोस्पोरिन्स बैक्टीरियोसाइडल होते हैं। इनका वही सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है जो पेनिसिलिन का होता था, यानी कि
इनहेबिट करना बैक्टीरिया सेल वॉल सिंथेसिस, ठीक है। चलिए, अब इसके भी जनरेशन हैं। फर्स्ट जनरेशन, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन की एग्जांपल्स हैं सेफाजोलिन, सेफालेजिन, सेफाड्रॉक्सिल, ठीक है। ये फर्स्ट जनरेशन की एग्जांपल्स हैं। और सेकंड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन्स की सिफ्रोजाइम है, ठीक है। सेफॉक्सिटिन है, सेफोकोलर है, सिफ्रॉक्सिम है, सेफप्रोक्सिल भी है, ठीक है। तो ये सारी सेकंड जनरेशन की एग्जांपल। थर्ड जनरेशन की एग्जांपल्स सेफोटैक्सिम है, सेफेक्सिम है, सेफ्टिजोजिम है, सेफोडॉक्सिम है। तो बहुत सारे हैं इसकी थर्ड जनरेशन की एग्जांपल्स। उसके बाद फोर्थ जनरेशन की एग्जांपल्स सेफीपाइम है, सेफपिरोम है, ठीक है। चलिए, अब इसके यूजेस ये हम ज़्यादातर इन्फ्लुएंजा में भी देते हैं और यूटी ज़्यादातर इसको ब्रोंकाइटिस में देते हैं। ब्रोंकाइटिस में भी इसको लगता है और इसको हम यूरिनरी एंड बाइलरी इन्फेक्शंस में भी देते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं टेट्रासाइक्लिन। तो टेट्रासाइक्लिन नाम से ही बताता है, टेट्रा मीन्स 4, साइकिल मीन्स साइक्लिक रिंग। तो इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस के साथ ये वो क्लास ऑफ एंटीबायोटिक्स होते हैं जिसमें एक न्यूक्लियस होता है और क्या होता है, इसमें 4 साइक्लिक रिंग्स अटैच्ड होते हैं, इसलिए इसको नाम बना टेट्रासाइक्लिन्स, ठीक है। अच्छा, ये ऑब्टेन किए जाते हैं सॉइल से फ्रॉम एक्टिनोमाइसीट्स, ऑल आर ऑब्टेन फ्रॉम सॉइल एक्टिनोमाइसीट्स से, ठीक है। अच्छा, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, अच्छा ये क्या करता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है इसका, ये बैक्टीरियोस्टैटिक फंक्शन होते हैं और ये इनहेबिट करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस बैक्टीरिया में। कैसे, ये बाइंड करते हैं 30S राइबोसोम्स पर। उससे क्या होगा, जब 30S राइबोसोम पर ये बाइंड करेगा तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाएगी, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए राइबोसोम्स के साथ अटैचमेंट ज़रूरी होती है। एक्सेप्टर साइट वहाँ पे होती है, पेप्टिडाइल साइट वहाँ पे होती है, वो अलग मैकेनिज्म है। लेकिन मेन मकसद है कि यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन नहीं हो पाती है, ठीक है, जिस वजह से बैक्टीरिया अफेक्ट हो जाता है और वो बैक्टीरिया साइडल यानी कि उसकी डेथ हो जाती है। इसके यूजेस एटिपिकल निमोनिया में लगता है, कोर्रा में देते हैं, ब्रुसेलोसिस में, प्लेग में देते हैं, सिम्फेलिया में देते हैं, निमोनिया में देते हैं, यूटीआई में देते हैं, ठीक है, एक्नी वल्गरेसिस में इसको देते हैं। अब इसके बाद इसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स, ये इसका इरिटेटिंग इफेक्ट होता है, मतलब कि ये काज करता है एपिगैस्ट्रिक पेन करता है, नाशा, वोमिटिंग, डायरिया एंड ओरल इंजेक्शन में, मतलब कि इरिटेटिव इफेक्ट्स हैं इसके। और इसोफेगल अल्सरेशन भी करता है कभी कभार। ऑर्गन टॉक्सिसिटी में ये पहला लिवर डैमेज करता है और किडनी डैमेज भी है इसका साइड इफ़ेक्ट। उसके बाद फोटोटॉक्सिसिटी भी है, टीथ और बोन्स पे भी वो चिलेटिंग प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि कैल्शियम टेट्रासाइक्लिन डिपॉजिट हो जाता है टीथ्स पे, ठीक है। स्पेशली प्रेगनेंसी में हम इसको बिल्कुल भी नहीं देते हैं। और इसका साइड इफ़ेक्ट और है, डायबिटीज़ इंसिपिडिस भी करता है और वेस्टिबुलर टॉक्सिसिटी भी इसका साइड इफ़ेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्लोरमफेनोकॉल। तो क्लोरमफेनोकॉल हम ऑब्टेन करते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिस वेंजुली से, हम इसको ऑब्टेन करते हैं। स्पेलिंग गलत है, अभी मैं इसको करेक्ट रेक्टिफाई कर दूंगा। तो ये वहाँ से हम इसको ऑब्टेन करते हैं। ये सिंथेसाइज केमिकली होते हैं और कमर्शियली मतलब ये आज ऑल सिंथेटिक ही होते हैं। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं, बस वही टेट्रासाइक्लिन एंड क्लोरोफेनोकॉल एक ही होते हैं। टेट्रासाइक्लिन 30S राइबोसोम्स पे प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट करता है, ये इनहिबिट करता है प्रोटीन सिंथेसिस, बैक्टीरिया की प्रोटीन सिंथेसिस 50S राइबोसोम्स को कंबाइन करके, बस ये फ़र्क है, बाकी ये सेम इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ठीक है। बैक्टीरियोस्टैटिक इन्फंक्शन होगा। अब यूजेस क्या हैं इसके, पायरोजेनिक मेनिंजाइटिस में देते हैं, एनारोबिक इन्फेक्शंस में देते हैं, इंट्राओक्यूलर इन्फेक्शंस में देते हैं, यूटीआई में इसको देते हैं और इसको हम टाइफाइड में भी देते हैं। नेक्स्ट इसका एडवर्स इफेक्ट इसका बोन मैरो डिप्रेशन, ठीक है। और उसके बाद ग्रे बेबी सिंड्रोम भी ये करता है और हाइपर सेंसिटिविटी भी इसका, और एंट्रिक फीवर में भी देते हैं और रिकेटेसियल इन्फेक्शंस में भी इसको देते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स, ठीक है।
ये ग्रुप ऑफ सेमी सिंथेटिक एंड नेचुरल एंटीबायोटिक्स होते हैं। आप इनको अमाइनोग्लाइकोसाइड्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनमें पॉलीबेसिक अमाइनो ग्रुप्स लिंक्ड होते हैं ग्लाइकोसाइडिकली तो 2 या मोर अमाइनो शुगर्स के साथ, ठीक है। अमाइनो ग्रुप्स लिंक्ड होते हैं यानी कि ग्लाइकोसाइड्स के साथ 2 और मोर अमाइनो शुगर्स, तो इसलिए इनको क्या कहा गया? अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स। चलिए, दीज आर बैक्टीरियासाइडल एंड इनहेबिट्स प्रोटीन सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के प्रोटीन सिंथेसिस को ये इनहेबिट करते हैं, इसलिए ये बैक्टीरियासाइडल इनका काम है, ठीक है। तो जो सबसे पहला मेंबर था अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स का वो स्ट्रेप्टोमाइसिन था, पहला मेंबर, और इसको डिस्कवर किया था वाक्समैन ने और उसके कोलीग्स ने, ठीक है। और इसको भी ऑब्टेन मतलब कि ये ऑल अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय सॉइल एक्टिनोमाइसीट्स, यानी कि सॉइल की एक्टिनोमाइसीट से इसको प्रोड्यूस किया गया है सारे अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स को। अब इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? ये ट्रांसपोर्ट करते हैं अमाइनो ग्लाइकोसाइड बैक्टीरिया के सेल वॉल पे, ये क्या करते हैं? उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये बाइंड करते हैं राइबोसोम्स के साथ, जिससे प्रोटीन सिंथेसिस की इनहिबिशन होती है, ठीक है। चलिए, इसके एडवर्स इफेक्ट्स। अच्छा, एक और बात जान लीजिए, अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स एक ऐसे ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स हैं जो शेयर करते हैं सभी एक ही एडवर्स इफेक्ट, सभी का एक ही एडवर्स इफेक्ट है, यही ऑटोटॉक्सिसिटी, कोचिलियर डैमेज, वेस्टिबुलर डैमेज, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, ये सभी मेंबर्स में आप देखोगे, ठीक है। चलिए, सिस्टमैटिक अब देखते हैं सिस्टमैटिक अमीनो ग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं, ठीक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन है एग्जाम्पल इसकी, एमकासिन है, जेंटामाइसिन है, सिस्मोमाइसिन है, केनामाइसिन है, ये एग्जाम्पल्स है सिस्टमैटिक अमीनो ग्लाइकोसाइड्स की। अब देखते हैं हम ट्रॉपिकल, ठीक है। पहले हमने देखा सिस्टमिक अमीनो ग्लाइकोसाइड्स, इसके बाद ट्रॉपिकल अमीनो ग्लाइकोसाइड्स, तो इसकी एग्जाम्पल है नियोमाइसिन और फ्रामाइसिटिन, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं जेंटामाइसिन, ये भी इसी की एग्जांपल्स हैं अमीनो ग्लाइकोसाइड्स की। तो ये हम यूज़ में लेते हैं, यूटीआई में देते हैं, लंग डिजीज़ में देते हैं, सेप्टिसीमिया में देते हैं, मिडल ईयर इन्फेक्शंस में देते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में देते हैं, मेनिंजाइटिस में इसको हम देते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन किस किस में देते हैं? अच्छा, स्ट्रेप्टोमाइसिन के बारे में थोड़ा सा जान लें। ये ओल्डेस्ट अमीनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक है जो हम ऑब्टेन करते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिस गायरिसस में से, हम इसको ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। और इसको हम अब यूज़ में लेते हैं एज ए टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस में इसको हम यूज़ में लेते हैं। चलिए, ऑब्टेन फ्रॉम अभी मैंने बता दिया। यूज्ड अब किस किस में हम इसको यूज़ करते हैं? कोरोना में करते हैं, टीबी में भी यूज़ में लेते हैं, इन्फ्लुएंजा में, ब्रुसेलोसिस और प्लेग में भी इसका यूज़ हम लेते हैं, ठीक है। अब एमकासिन देखते हैं, ये सेमी सिंथेटिक फॉर्म ऑफ केनामाइसिन है, केनामाइसिन की सिंथेटिक फॉर्म एमकासिन है, ठीक है, जो रिजेंबल करता है डोज एंड टॉक्सिसिटी, ठीक है। तो इसके बाद है हमारा माइक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स। तो ये वो एंटीबायोटिक्स हैं जिनमें माइक्रो साइक्लिक लैक्टोन रिंग पाया जाता है, इसलिए इनको माइक्रोलाइड एंटीबॉडीज़ बोला जाता है। तो पहला मेंबर इसका जो था वो एरिथ्रोमाइसिन था, फर्स्ट मेंबर था, ठीक है, एरिथ्रोमाइसिन। तो एरिथ्रोमाइसिन को आइसोलेट हम करते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन एरिथ्रस से। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी वही है कि ये करता है बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस को इनहेबिट करता है, ये कंबाइन करता है 50S राइबोसोम्स पर, तो इंटरफेयर करता है ट्रांसलोकेशन, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलोकेशन, हम ये इसको क्या करते हैं? इंटरफेयर करता है बैक्टीरियल सेल वॉल की। तो ये था आज का हमारा पूरा टॉपिक। होप कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।